एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपको स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आज का ये वीडियो हमारा #डे 3 है, जिसमें हम सॉल्व कर रहे हैं बीपीएससी TRE 2 और TRE 1 में पूछे गए पिछले बार के सवाल। तो यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं साइंस के अपने क्वेश्चंस को, और सॉल्व ही नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर उसका एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको दे रही हूँ। तो ये वीडियो आपको यही बताने के लिए है कि आज हम करने वाले हैं अपना थर्ड सेट सॉल्व, और इस थर्ड सेट में जो क्वेश्चन है उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, प्लस हम उसको सॉल्व कहाँ करते हैं, पीपीटी पे करते हैं। और इससे पहले कि अगर आपने सेट्स नहीं देखे हैं, जो आपका #डे 1 और #डे 2, अगर आपने ये नहीं देखा है तो जाकर जल्दी से देख लीजिएगा, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छी हो और आपके एग्जाम्स में आपकी सीट पक्की हो। तो चलिए, ज्यादा समय नहीं लूंगी आपका, सीधे वीडियो की तरफ चलते हैं। और एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पर चलता है, आपको क्या मिलता है, एक हमारा हैशटैग चलता है, #10 का डोज। तो इसको लेना ना भूलें, आपको तब तक लेते रहना है जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये 10 का डोज रोज लेते रहिए, आपको रोज सुबह 10 बजे एक कोई ना कोई अच्छा वीडियो मिलता है, जिसमें कि आपकी तैयारी को और वो बढ़ोतरी करता है। तो चलिए, आइए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। इससे पहले का जरूर देख लेना, इतनी रिक्वेस्ट है। प्लस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, वहां पर आपको सब चीजों की पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए आइए चलिए जल्दी से आइए वीडियो को। जल्दी से एमसीक्यूज, मतलब आपके सारे एमसीक्यूज क्या ये पीवाईक्यूज है आपके, जो बीपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है अपने एग्जाम्स में। तो इसको देख लेते हैं। और ये सारे पीवाईक्यूज आपके, चाहे आप क्लास 1 to 5 को बिलोंग करते हो, चाहे 6 to 8 को बिलोंग करते हो, चाहे 9 to 10 को बिलोंग करते हो, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। इसलिए ये मत सोचिएगा कि सिर्फ प्राइमरी वालों के लिए है, ये आप सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरल पार्ट में आपके ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है। भूस्थैतिक उपग्रह घूमता है, ये मतलब रोटेट करता है, तो उसके बारे में आपको पूछ रहे हैं। तो इससे इस क्वेश्चन को करने से पहले आइए भूस्थैतिक उपग्रह को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, जिससे कि ये क्वेश्चन फिर हम सॉल्व कर पाए, अगर आप अभी नहीं जानते इसके बारे में तो। तो भूस्थैतिक उपग्रह आपका क्या होता है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, जियो जियो मीन्स क्या है, अर्थ, एंड स्टेशनरी मीन्स स्टिल। तो जब भी व्हेन वी सी दी सैटेलाइट्स फ्रॉम अर्थ, इट सीम्स दैट इट इज स्टिल। जब हम पृथ्वी से देखते हैं, ये पृथ्वी है हमारी और ये आपकी सैटेलाइट है। तो जब हम पृथ्वी से देखते हैं इस सैटेलाइट को, तो ऐसा लगता, प्रतीत होता है कि ये स्टिल है, स्थिर है। ठीक है, बट द थिंग इज वी आर मूविंग एंड द सैटेलाइट इज ऑल्सो मूविंग। पर क्या होता है, क्योंकि ये भी मूव कर रही है और सैटेलाइट भी मूव कर रही है, इस दोनों के मूवमेंट के कारण, ये देखिए आपकी पृथ्वी भी मूव कर रही है और सैटेलाइट भी मूव कर रही है, इन दोनों के मूवमेंट के कारण ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि ये स्टिल है। जैसे ये आपको, आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप ट्रेन में जब चलते हैं और आपको पास वाली ट्रेन भी अगर चल रही है, तो आपको कभी कभी ऐसी सिचुएशन लगती है कि वो स्थिर है, या कभी कभी जब आप भी चल रहे हैं और वो आप खड़े हैं और सामने वाली ट्रेन निकल रही है, तो आपको ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रेन चलने लगी है। पर अगर दोनों साथ में चल रही हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो ट्रेन आपकी खड़ी हुई है। तो बस सेम चीज यहीं पे लग रही है कि जब दो अर्थ और आपकी सैटेलाइट दोनों चल रही है, तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि वो सैटेलाइट क्या है, स्थिर स्थिर स्थिति में है। ठीक है, बिल्कुल चिंता मत करिएगा, इसका सारा मैंने इसका ट्रांसलेशन हिंदी में भी किया नेक्स्ट स्लाइड में, तो उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी उस वहां से भी। फिर बात करें सिंक्रोनाइज सैटेलाइट, बिकॉज इट्स स्पीड इज सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ। अब इसको सिंक्रोनाइज क्यों बोलते हैं, देखिए इसका दूसरा वर्ड है, इसको याद रखेंगे, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सिंक्रोनाइज सैटेलाइट्स कौन सी होती हैं। तो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट्स को ही जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं। और ये इसलिए बोला जाता है इनको, क्योंकि इनकी स्पीड जो है, जो इनकी गति है, ये समान है किसकी गति से, अर्थ की गति से, आपकी पृथ्वी की गति से समान गति से ये चलती हैं। विद दीज आर यूज इन कम्युनिकेशन, इनका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, कम्युनिकेशन में। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इज 24 आवर्स, टाइम पीरियड सैटेलाइट का भी कितना है, 24 घंटा है। और ये रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, with a speed of 3.1 kilometer per second, geostationary satellite is an earth orbiting satellite that revolve around the earth। और ये क्या है, ये अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट है, जो कि अर्थ के, जो कि आपकी पृथ्वी है, इसकी ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर ये घूम परिक्रमा लगाती रहती है। ठीक है, ड्यू टू द सेम टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन इट अपीयर स्टेशनरी फ्रॉम द अर्थ, हेंस इट इज कॉल्ड द जियो स्टेशनरी। ठीक है, चलिए आइए इसको हम हिंदी में भी देख लेते हैं कि हिंदी में क्या बोलता है।
तो हिंदी में बोल रहे हैं जियो का अर्थ है पृथ्वी और स्टेशनरी का अर्थ है स्थिर। जब हम इन उपग्रहों को पृथ्वी से देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये स्थिर है, लेकिन बात तो यह है कि हम चल रहे हैं और उपग्रह भी चल रहा है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि ये स्थिर क्यों नजर आते हैं, क्योंकि हम भी मूव कर रहे हैं और हम पृथ्वी पे मूव कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारी पृथ्वी मूव कर रही है और साथ ही साथ आपकी सैटेलाइट्स भी जो है उपग्रह है ये भी मूव कर रहे हैं। ठीक, अब सिंक्रोनाइज्ड उपग्रह, क्योंकि इनकी गति पृथ्वी की गति से समान होती है, इनका उपग्रह उपयोग संचार के में किया जाता है। उपग्रह की समय विधि 24 घंटे होती है। फिर 3.1 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर ये घूमती है। फिर साथ ही साथ आपका जस्ट अ सेकेंड, हाँ, साथ भूस्थैतिक उपग्रह एक पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। परिक्रमण का समय समान होने के कारण यह पृथ्वी से स्थिर दिखाई देता है, इसीलिए इसे भूस्थैतिक भी कहा जाता है। आई होप अब आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा था। क्वेश्चन बोल रहा था जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रोटेट्स। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रोटेट करती है। अब आप इसका उत्तर दे सकते होंगे कि क्या रोटेट करती है। एक, क्या एट अ हाइट अबव द पोल, ऐसा कुछ तो बताया नहीं। फिर एट अ हाइट डिपेंडिंग अपॉन द मास, ऐसा भी कुछ मास के बारे में नहीं बताया। फिर जो सेकंड ऑप्शन है एट अ फिक्स्ड हाइट, ये फिक्स्ड हाइट पे क्यों रखती है, क्योंकि क्या है साथ ही साथ ये मूव कर रही है, इसलिए ये हमको फिक्स्ड एक निश्चित ऊंचाई पर घूमती हुई नजर आती है। आई थिंक अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा अच्छे से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कलर हैज द मैक्सिमम डेविएशन इन द डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट पासिंग थ्रू द प्रिज्म। प्रिज्म से गुजरने वाले श्वेत प्रकाश की प्रकीर्णन में किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है। आपसे पूछा गया है कि सबसे ज्यादा डेविएट कौन सा होता है। तो हमने प्रिज्म के क्वेश्चन फर्स्ट सेट में भी किया था, सेकंड सेट में भी किया था, तो आप इससे समझ लीजिए कि तीनों बार हमको प्रिज्म के क्वेश्चन देखने को मिले, तो ये प्रिज्म टॉपिक आपका कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि आपके एग्जाम्स में बार बार पूछा जा रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखने से पहले सबसे पहले प्रिज्म को समझ लेते हैं। तो आपका ये प्रिज्म यहाँ बना हुआ है और इस प्रिज्म की कुछ बातें हैं जो कि बहुत ही अनिवार्य हैं आपको जाननी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहली बात है कि ये जो लाइट आपकी यहाँ जा रही है ये कैसी है, ये व्हाइट लाइट है जो कि आपकी प्रिज्म के अंदर गई और प्रिज्म के अंदर के बाद जाने से ये कुछ ऐसी डेविएट हो गई, कुछ ऐसी मुड़ गई, बेंड हो गई। अब ये डेविएशन क्यों हो गया, क्योंकि इसमें लग गया कौन सा, रिफ्रैक्शन की प्रक्रिया लग गई। ठीक है, साथ ही साथ इसमें क्या हो गया, डिस्पर्शन हो गया। ये सब पॉइंट्स आप याद रखेंगे। ठीक है, रिफ्रैक्शन हो गया, डिस्पर्शन हो गया, मतलब इसमें अपवर्तन हो गया। तो पहला क्या है, पहला आपका अपवर्तन और दूसरा आपका क्या है, विवर्तन। ठीक है, बिल्कुल चिंता मत करिएगा, मैंने इसलिए सारी चीजें बाइलिंगुअल रखी है, किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसमें दोनों प्रक्रियाएं लग रही हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ये जो लाइट वाइट जा रही है ये बेंड हो रही है, तो बेंड हो रही है 7 कलर में। ठीक है, 7 कलर में इसका डिस्पर्शन हो रहा है, विभाजन हो रहा है, विवर्तन हो रहा है। तो जो वॉयलेट कलर है, वॉयलेट कलर क्या है, मैक्सिमम डेविएट कर रहा है। कुछ पॉइंट्स आपको इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखने हैं। जैसे वॉयलेट का क्या हो जाएगा, आपका मैक्सिमम डेविएशन हो जाएगा। ठीक है, वॉयलेट क्या हो गया, सबसे ज्यादा डेविएट करा, पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट क्या होती है कि आपका जो रेड है, ये किसकी बात हम कर रहे हैं, ये वॉयलेट की बात कर रहे हैं। तो फिर बात हो कि मिनिमम डेविएशन किसका होता है, तो मिनिमम डेविएट करता है आपका रेड लाइट। इसीलिए रेड लाइट को क्या है, आपका ट्रैफिक सिग्नल हो गया, डेंजर के साइन में यूज करते हैं। तीसरा पॉइंट हो जाता है कि जो आपका लैम्डा है, मतलब ये आपकी वेवलेंथ। तो लैम्डा आपका वेवलेंथ की बात करूं तो यहाँ पे रेड की बात होती है और वॉयलेट की बात होती है। बीच के जो सारे होते हैं ना उसको नहीं पूछा था। तो रेड की क्या हो जाएगी, आपकी मैक्सिमम वेवलेंथ, और वॉयलेट की क्या हो जाएगी, मिनिमम वेवलेंथ। इसी जगह पे अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं, आवृत्ति की बात करूं, तो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति आपकी रेड की क्या हो जाएगी, जस्ट ऑपोजिट आपकी, और वॉयलेट की क्या हो जाएगी, जस्ट ऑपोजिट। मतलब रेड की आपकी मिनिमम हो जाएगी और वॉयलेट की आपकी मैक्सिमम हो जाएगी। ये पॉइंट्स को आपको इनमें याद रखना बहुत जरूरी है। फिर बात कर लेते हैं, एक और पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा गया है ल्यूमिनोसिटी का। तो ल्यूमिनोसिटी का ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है कि मतलब पहले बढ़ता है और बाद में डिक्रीज हो जाता है। ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसको और अच्छे से समझेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ल्यूमिनोसिटी की जब बात करेंगे डिस्पर्शन के टाइम में, तब पहले वो बढ़ेगा और फिर वो घटेगा। इतना पॉइंट आप याद रखेंगे। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे क्लियर हुए होंगे।
साथ ही साथ आइए देख लेते हैं इसमें लिखा क्या है। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट एक फिनोमिना है और जिसमें स्प्लिटिंग ऑफ अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म। अगर मैं डिस्पर्शन की बात करूं डेफिनेशन की, तो क्या है, व्हाइट लाइट का डिस्पर्स होना, व्हाइट लाइट का क्या है, इसका डेविएशन होना, व्हाइट लाइट्स का सात कलर में टूटना। और ये कैसे टूट होता है, विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म की मदद से। अगर प्रिज्म नहीं होगा तो ये डिस्पर्शन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी पॉसिबल। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आइए अब क्वेश्चन की तरफ वापस चलते हैं। हमारा पढ़ने का तरीका यही है कि हम चीजों को पहले समझते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिससे आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन अगर आए इस चीज से तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको बहुत वीडियोस मिलेंगे, रोज एक वीडियो मिलेगा और आपके काम का वीडियो रहेगा। ठीक, चलिए देख लेते हैं। विच कलर हैज द मैक्सिमम डेविएशन। अब आप इसका उत्तर दे सकते हैं कि प्रिज्म में गुजरने वाले श्वेत प्रकाश के प्रकिरण में किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है। तो किसका रंग सर्वाधिक हो जाएगा, आपका वॉयलेट का कलर। वॉयलेट क्या है, सबसे देखिए अब यहाँ से लाइट जाती है, ये प्रिज्म है और यहाँ से ये 7 कलर में ऐसे डिस्पर्स हो जाती है। रेड ऊपर रहता है, वॉयलेट सबसे नीचे रहता है, तो ऐसे गया। और वॉयलेट की लाइट ऐसे हो जाती है, रेड की लाइट ऊपर रह जाती है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि किसका डेविएशन ज्यादा हो रहा है, किसका कौन ज्यादा मुड़ रही है लाइट, वॉयलेट लाइट सबसे ज्यादा मुड़ रही है। ठीक है, ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म, तूफान के दौरान क्या मतलब कि क्या चीजें हमें सुरक्षा देती हैं। तो आइए क्वेश्चन को देखने से पहले वापस से हम इसका चीजों को समझ लेते हैं कि जब आपका तूफान आता है तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये सारे टॉपिक्स आप देख सकते हैं कि सारे एग्जाम के क्वेश्चंस जो हैं वो एनसीईआरटी से आए हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो आप एनसीईआरटी को नहीं छोड़ सकते। आपने एनसीईआरटी की तैयारी अगर अभी तक नहीं करी है, आप चैनल पे जाइए, बीपीएससी TRE 3.0 नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पर एनसीईआरटी की समरीज आपको मिल जाएंगी। सीटेट 2024 जनवरी के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां एनसीईआरटी के कंटेंट मिल जाएंगे। आपकी एनसीईआरटी वहां पर बहुत शॉर्ट टाइम में स्पैन में आपकी तैयार हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं। तो द सेफेस्ट लोकेशन ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म इज इनसाइड अ लार्ज इनक्लोज स्ट्रक्चर विथ प्लम्बिंग एंड इलेक्ट्रिकल वायरिंग। अब क्या बात होती है कि सबसे सेफेस्ट थंडर स्टॉर्म के समय एक ऐसी जगह होती है जो कि बंद हो और उसमें प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल वायरिंग क्या है, अलग से हो। मतलब इससे ही मतलब ये होता है कि आपने एनसीईआरटी अगर पढ़ी होगी तो वहां देखा होगा, वहां पे एक घर बताया है कि घर को जब कंस्ट्रक्ट करते हैं, मान लीजिए ये हमारा घर है और इसको जब कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें एक अलग से वायरिंग करी जाती है, एक अलग से एक एरिया बनाया जाता है और इस एक अलग से एरिया में एक ऐसा इस तरह से एक रॉड डाली जाती है लंबी सी, और ये रॉड आपकी ऊपर से ओपन होती है और नीचे से जमीन के अंदर धसी होती है। और इसी को बोलते हैं क्या, एक तरह से एक ऐसा ओपन एरिया कर दिया। जब जहां से बिजली चमकती है तो बिजली जब चमकेगी तब ये लाइट आपकी जो जाएगी डायरेक्ट इस जो ओपन ये एरिया बना दिया जाता है, एक ओपन ऐसा, जैसे कि लाइट इसी के ऊपर उतरे जाकर, क्योंकि लाइट हमेशा एक ऊंची चीज पर उतरती है। तो जैसे ही इस पे आएगी लाइट, तो अब ये बिल्डिंग पे ना जाके लाइट क्या आ जाएगी, लाइट इसके ऊपर से उतरती हुई नीचे जाके डिफ्यूज हो जाएगी जमीन के अंदर। तो ये कब होता है, जब बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं और जिस एरिया में ज्यादा बिजली चमकती है उस एरिया में ये काम जरूर होता है। तो आइए देख लेते हैं। तो ये क्या है, द सेफेस्ट लोकेशन ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म इज इनसाइड अ एनक्लोज स्ट्रक्चर। एनक्लोज स्ट्रक्चर से मतलब है कि एक बंद जगह में आपको चले जाना चाहिए जहां पर प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल वायरिंग हो। प्लम्बिंग मतलब क्या होता है, जो आपके प्लम्बर्स वाले जो पाइप्स होते हैं, तो जिसमें प्लम्बर के पाइप्स हो, क्योंकि अगर लाइट आएगी तो वो उस पाइप में चली जाएगी। इलेक्ट्रिकल वायरिंग होगी तो अलग से इलेक्ट्रिकल वायरिंग जहां जा रही होगी वहां पे उसमें चली जाएगी, तो वो डिफ्यूज हो जाएगी, आप तक नहीं पहुंचेगी। ठीक है, दीज इंक्लूड द शॉपिंग सेंटर, स्कूल, ऑफिस बिल्डिंग एंड प्राइवेट रेसिडेंसेज। ठीक, अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसको हिंदी में मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, चिंता मत करिएगा। इफ लाइटिंग स्ट्राइक्स अ बिल्डिंग, द प्लम्बिंग एंड वायरिंग विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मोर एफिशिएंटली देन अ ह्यूमन बॉडी। बस वही चीज, सेम चीज जो मैंने अभी बताया कि जब लाइटिंग जैसे ही बिल्डिंग को हिट करेगी, स्ट्राइक करेगी, तो प्लम्बिंग और वायरिंग क्या है, ये कंडक्ट कर लेंगे अपने में इलेक्ट्रिसिटी, और किसकी बजाय, आपके ह्यूमंस की बॉडी के बजाय। इफ नो बिल्डिंग आर अवेलेबल, अगर कहीं पे जब ये एक सिचुएशन आ गई, अगर मान लीजिए आपके आसपास बिल्डिंग नहीं है, इफ नो बिल्डिंग इज अवेलेबल देन एन इनक्लोज मेटल व्हीकल, तब आप क्या करेंगे, पहला काम तो क्या रहेगा, आप बिल्डिंग में जाएंगे, वापस अंदर घुस जाएंगे बिल्डिंग में जाके, दरवाजा बंद करके। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर बिल्डिंग नहीं है तो आप कहाँ चले जाएंगे, आप कार के अंदर चले जाएंगे। अब कार एक तरह से एनक्लोज मेटल व्हीकल होता है। अब मेटल है, आपको डर लगेगा कि अब मेटल के अंदर तो नहीं जा सकते, तो आपका क्या काम रहेगा, आप कार में गए और कार ये आपकी हो गई सुंदर सी
BMW कार। अब इस कार के अंदर चले गए, इस कार के अंदर जाके शांति से जाकर एक सीट पर बैठ गए, बिना किसी मेटल की चीज को छुए, बिना किसी इलेक्ट्रिक वहां के उपकरण को छूते हुए आप शांति से जाकर वहां पर बैठ गए, ठीक है। फिर टॉलेस्ट, अब क्या, थर्ड पॉइंट क्या है कि टॉलेस्ट थिंग आर द डेंजरस एज इट ऑफर्स इलेक्ट्रिक चार्ज इन इट। और जो जितनी भी लंबी ऊंची चीजें हैं वहां पर अगर आप जाएंगे तो आपको खतरा है, इसलिए आपको अंदर बैठने को कहा जाता है, ठीक है। चलिए ये सब पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब बात कर लेते हैं व्हाट टू डू, क्या हमको करना चाहिए। अभी तो हम क्या था कि कहाँ हम जा सकते हैं, तो हम जा सकते हैं, हमने देख लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, तो वंस इनसाइड अ बिल्डिंग, अब जैसे ही आप बिल्डिंग के अंदर है, स्टे अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। आपको क्या है, इलेक्ट्रिकल जितने भी विद्युत आपके घर में सामान है, अप्लायंसेस हैं, उनसे क्या है, दूर रहना है। प्लम्बिंग फिक्सर, जहाँ पे प्लम्ब जो आपके पाइप्स होते हैं, कैसे, जो आपके किचन के पाइप्स हो गए, प्लम्बर मतलब आपके जो नल के पाइप्स हो गए, लंबे लंबे जहां से पाइप्स, आपको पता है घर में पता ही होता है कहाँ से जा रही हैं सब लाइनें, तो वहां से दूर रहना है। एज एन एडेड सेफ्टी मेजर स्टे इन द इंटीरियर रूम। आप कहाँ रहें, आप अंदर के रूम में अपना चुपचाप से बैठ के अपना शांति से भगवान के भजन गाएं। उस समय फोन भी नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है। इफ यू आर इनसाइड अ व्हीकल, अगर आप व्हीकल के अंदर हैं, रोल अप द विंडोज, आप विंडो को ऊपर चढ़ा लें। अवॉइड कांटेक्ट विद बाय कंडक्टिंग पाथ लीडिंग टू द आउटसाइड ऑफ द व्हीकल, एग्जांपल रेडियो, इग्निशन एक्सेट्रा। मतलब कोई चीज टच नहीं करनी है, शांति से जाके सीट पे बैठ जाना है। चलिए आइए अब इसको हम देख लेते हैं, क्या हिंदी में, कहाँ जाएं और क्या करें। तूफान के दौरान सबसे सुरक्षित स्थान पाइपलाइन और बिजली के तारों से सुसज्जित एक बड़ी बंद संरचना के अंदर होता है। इसमें शॉपिंग सेंटर, स्कूल, कार्यालय, भवन और निजी आवास शामिल होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। यदि इमारत पर बिजली गिरती है तो पाइपलाइन और वायरिंग मानव शरीर की तुलना में अधिक कुशलता से बिजली का संचालन करेंगे। तो मतलब कहाँ बिजली चली जाएगी, आपकी पाइपलाइन या वायरिंग की तरफ, ठीक। ह्यूमन बॉडी बच जाएगी, आपका शरीर बच जाएगा। यदि कोई भवन उपलब्ध नहीं है, अगर आपके पास कोई भवन उपलब्ध नहीं है, तो एक संलग्न धातु वाहन जैसे ऑटोमोबाइल, वैन या स्कूल बस का अच्छा विकल्प है। ये आपका एक अच्छा विकल्प होगा, ठीक है। सबसे ऊंची चीजें खतरनाक होती हैं क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। अब देखिए, अगर आप यहाँ पर एक पेड़ है मजेदार ऑक्सीजन देता हुआ, आप इसके नीचे जाकर खड़े हो जाएंगे, इसके नीचे जाकर मतलब चिंटू खड़ा हो गया, तो चिंटू के ऊपर क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे बिजली, ऊपर से बिजली कड़केगी, तो ये बिजली कड़कते कड़कते क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको इस चिंटू के ऊपर आकर गिर जाएगी। क्यों, क्योंकि हमेशा बिजली एक टॉलेस्ट, एक ऊंचाई की चीज पे गिरती है, इसीलिए पेड़ के किनारे भी जाकर नहीं खड़ा होना चाहिए। दूसरी बात, अगर इस चिंटू को क्या करते हैं, चलो हाथ दे दें एक। अब इस चिंटू ने क्या किया, इस हाथ में पकड़ लिया एक अपना छाता। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे, एनसीईआरटी की लाइन है। ये इसके हाथ में क्या है, टिप टिप बरसा पानी वाला छाता, ठीक है। तो इसने क्या किया, छाता को पकड़ा हुआ है कि मुझे ये क्या है, बारिश ना लगे। और ये चिंटू बड़ा स्मार्ट बन रहा है कि अपने छाते को नचाते हुए इधर से लेके जा रहा है। तो अब क्या है, अब जैसे ही बिजली ऊपर से आएगी तो वापस से क्या करेगी, चिंटू को मजे दिला देगी, एकदम इलेक्ट्रिक शॉक लगा लगा, शॉक लगा वाला हाल हो जाएगा इसका। तो ये बिजली आई और जैसे ही छाते पे गिरी तो चिंटू स्वाहा हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसे समय पर सारे उपकरणों को, कोई भी ऐसा गैजेट हो हाथ में, उसको हटा देना चाहिए और शांति से कायदे से घर के अंदर बैठ जाना चाहिए, ठीक। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की कि क्या क्या हम कर सकते हैं। तो वही सेम चीज जो मैंने अभी बताई, किसी भवन के अंदर जाकर के बाद बिजली के उपकरणों और प्लम्बिंग फिक्सर से दूर रहें, उपयुक्त सुरक्षा का उपाय करें। फिर यदि आप किसी वाहन के अंदर हैं तो खिड़कियां ऊपर कर लें और वाहन के बाहर की ओर जाने वाली किसी भी संचालन पथ से के संपर्क में ना रहें, ठीक। चलिए अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस से अपने। ड्यूरिंग एन थंडर स्टॉर्म इट इज सेफर फॉर। अब एक थंडर स्टॉर्म में, तूफान के दौरान यह अधिक सुरक्षित होता है क्या, कैरी एन ओपन अम्ब्रेला। अगर ओपन अम्ब्रेला ले लोगे तो चिंटू भैया वाला हाल हो जाएगा। तो ओपन अम्ब्रेला तो चिंटू भैया वाले हाल का मत करना, तो ये तो पॉइंट बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। चिंटू भैया वाला हाल हो जाएगा। फिर टेक शेल्टर अंडर अ शॉर्ट ट्रीज, नहीं भाई ऐसा कुछ भी मत करना, ठीक। फिर स्टैंड इन ओपन फील्ड, ये भी ऐसा कुछ मत करना। मतलब कहाँ आपसे क्या पूछा है कि तूफान के दौरान सेफर है क्या, तो ये आपके तीनों ऑप्शन गलत होगा। इसका मतलब ऐसा आप कुछ भी नहीं करेंगे, जो आप करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। तो आंसर नंबर 5 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ देन इट्स टोटल एनर्जी। जब कोई पिंड स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो यह कुल ऊर्जा होती है। तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है, आइए उसको पहले समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्या है फ्री फॉल, फ्री फॉल मतलब
निर्बाध गिरावट। अब निर्बाध गिरावट में क्या होता है, जहां पर वेयर ग्रेविटी इज द ओनली फोर्स एक्टिंग। ये देखो ये क्या है, ये अपना शक्तिमान बने हैं, पैराग्लाइडिंग करके अपने आप को छोड़ दिया है इन्होंने, और ये उड़ते हुए क्या है, नीचे आ रहे हैं। अब नीचे आ रहे हैं तो इसमें कौन सा बल लग रहा है, इसमें गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जो कि इनको नीचे की तरफ लेकर आ रहा है। अब फ्री फॉल के समय जहाँ पे ग्रेविटी ही एक क्या है, एक बल है जो कि उनके ऊपर एक्ट कर रही है। मुक्त पतन, जहां गुरुत्वाकर्षण ही उस पर कार्य करने वाला एकमात्र बल है। ठीक। अ फ्री फॉलिंग बॉडी विल हैव टू डिफरेंट एनर्जीज गिवन बिलो। एक मुक्त रूप से गिरने के पिंड में, एक मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड में नीचे दी गई दो अलग अलग ऊर्जाएं होंगी। अब ये कौन सी ऊर्जा होगी, जब ये व्यक्ति गिर रहा है तो उसमें दो तरह की आपको ऊर्जा एनर्जीज देखने को मिलेंगी। पहली है काइनेटिक एनर्जी, दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी, मतलब गतिज ऊर्जा और आपकी संभावित ऊर्जा। तो पहला देख लेते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल फ्रीली इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। जब ये व्यक्ति नीचे गिर रहा है तो इस समय इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, वो डिक्रीज होगी, बट इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। पर क्योंकि ऊंचाई से नीचे गिर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है mgh, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है हाफ mv स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, आपकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। सो इट्स टोटल एंड मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो क्या है, एक एनर्जी तो क्या है, गिर रही है, और काइनेटिक एनर्जी क्या है, बढ़ रही है। इसकी वजह से ये दोनों एनर्जी के गिरने और बढ़ने की वजह से एनर्जी कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है। दिस अकर्स ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ना ही आप ऊर्जा को संरक्षण कर सकते हैं, ना ही उसको क्या कर सकते हैं, ना ही उसको बना सकते हैं, ना ही उसको बिगाड़ सकते हैं। तो आइए इसको हिंदी में सारे पॉइंट्स पढ़ लेते हैं तो हमें एक क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा। एक मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड में नीचे दी गई दो अलग ऊर्जाएं होती हैं, गतिज ऊर्जा और संभावित ऊर्जा। जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है, लेकिन उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा स्थिर रहती है। ठीक। ऐसा ऊर्जा संरक्षण के नियम के कारण होता है। ठीक। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ देन इट्स टोटल एनर्जी। जब कोई पिंड स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो कुल ऊर्जा होती है। तो कुल ऊर्जा क्या होती है, अब खुद देखो, अब आप कुल ऊर्जा यहाँ पे क्या है, टोटल एनर्जी। अगर यहाँ पे पूछता कि पोटेंशियल एनर्जी पे क्या इफेक्ट होता है, तो अब आप क्या बता सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कम होती है। अगर पूछता क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछ सकते हैं घुमा के। पर क्या है, यहाँ पे टोटल एनर्जी की बात हो रही है, तो टोटल एनर्जी एक कम हो रही है, एक कम हो रही है, दूसरी बढ़ रही है। तो उसकी वजह से क्या है, टोटल एनर्जी जो आपकी कुल ऊर्जा हो जाएगी ये आपकी कांस्टेंट रहती है। तो इस हिसाब से आपका रिमेन्स कांस्टेंट आपका उत्तर हो जाएगा। आई थिंक अब आपको ये पॉइंट क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अच्छा चलिए, आज ये आई का क्वेश्चन आपको पूछा है ना, मैं आपको आई का हर एक कंसेप्ट क्लियर कर दूंगी, और इस आई के डायग्राम को देखने के बाद अगर आई से क्वेश्चन आया तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और आई से क्वेश्चन आए हैं तो आगे भी आ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इन आई डोनेशन मतलब नेत्रदान में दानकर्ता की आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा भाग होता है आपका, ये होता है आपका कॉर्निया, हिंदी में भी कॉर्निया। ठीक है, चलिए आइए अब इसके सारे भागों को हम अच्छे से समझ लेते हैं। ये आपके पास रहा ह्यूमन आई का डायग्राम। अब इसकी एक एक बात को हमको बहुत अच्छे से समझना है, जिससे कि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन गलत ना हो जाए। तो सबसे पहले मैं बात करूं अगर स्क्लेरा की, तो स्क्लेरा क्या है, इसमें इसको मैंने लिखा भी है, इसके सारे पॉइंट्स, और हिंदी में भी लिखा है, तो बिल्कुल भी चिंतित मत होइएगा। ठीक है, तो स्क्लेरा क्या है, ये वाला भाग। तो स्क्लेरा इट इज अ व्हाइट विजिबल पोर्शन। आपको ये सफेद सफेद सा भाग दिख रहा है, तो ये व्हाइट विजिबल पोर्शन होता है, जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू से बना है, जो कि आपका जोड़ने वाला आपका उत्तक है। और ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है स्क्लेरा का, तो स्क्लेरा का अगर सिंपल लैंग्वेज में पूछूं तो सिंपल लैंग्वेज में आपका एक उत्तर हो जाएगा कि स्क्लेरा का काम क्या है, बचाव करना या प्रोटेक्ट करना। तो बचाव
करना। स्क्लेरा का काम क्या हो गया, बचाव करना। ये बाहरी स्ट्रक्चर होता है, बाहर का स्ट्रक्चर होता है, सफेद भाग आपकी आपकी आंखों का जो सफेद भाग आपको तो दिख रहा है सफेद सफेद सा, वो स्क्लेरा है। और इसका काम क्या है, अंदरूनी आंख को बचाकर रखना, अंदरूनी भाग को बचाकर रखना। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं अगले भाग की। अगला भाग है हमारा आइरिस। तो आइरिस का क्या काम होता है, तो आइरिस क्या है, आंख का नागिन वाला होना। ठीक है, आंख का भूतनी आंख बनना, तो मतलब आंख का कोई भी कलर हो। तो आइरिस का क्या काम है, आइरिस के दो तीन काम होते हैं। पहला काम क्या है, ये आपके आईज को कलर देता है। तो जो भी अगर आप कलर वाला पोर्शन देख रहे हैं आईज का, तो वो क्या है, वो आपका आइरिस की वजह से है। मतलब जो कलर दिखती है ना, किसी किसी की ब्लू आइज, ब्लू है पानी पानी वाली आइज, तो वो कैसी है, वो आइरिस की वजह से है। अब इसका काम क्या होता है, ये कंट्रोल करता है आइरिस आपके डायमीटर के प्यूपिल को, सॉरी प्यूपिल के डायमीटर को। तो ये आइरिस ये है, आइरिस ये है आपको ब्लू ब्लू सा जो आईज में दिख रहा है। और प्यूपिल का है, प्यूपिल ये है, ये वाला हिस्सा। तो आइरिस कंट्रोल करता है किसके, इसके। ये जो आपको, ये जो मैंने आपसे हाईलाइट किया रेड कलर से, इसको क्या करता है, अगर मैं आपको बोलूं तो चलिए मैं येलो कलर से इसको हाईलाइट कर देती हूँ। तो ये जो येलो पार्ट आप देख रहे हैं, जो प्यूपिल है अंदर का छोटा सा भाग, इसको कंट्रोल करता है। तो दो काम हो गया आइरिस का, एक तो क्या है कलर प्रोवाइड करना, और दूसरा क्या करता है, साइज ऑफ प्यूपिल को कंट्रोल करता है, साइज ऑफ प्यूपिल। ठीक है, इसको क्या कर रहा है, कंट्रोल करता है। तो दो काम आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, जैसा लाइट सोर्स रहेगा उस हिसाब से इसको कंट्रोल करता रहेगा। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं कॉर्निया की। तो कॉर्निया का क्या काम होता है, तो आइए जल्दी से देख लेते हैं। तो कॉर्निया क्या हो गया, बिल्कुल बाहरी का स्ट्रक्चर हो गया, जो कि फ्रंट पार्ट ऑफ द आई से कहते हैं। ये क्या है हमारा, ये फ्रंट पार्ट ऑफ आई, एकदम बाहर का हिस्सा, फ्रंट पार्ट ऑफ आई। ठीक है, फ्रंट पार्ट ऑफ आई है, जो कि आपका प्यूपिल को भी कवर करता है। ये कवर किसको कर रहा है, देखो आइरिस को भी कवर कर रहा है, प्यूपिल को भी कवर कर रहा है, फ्रंट पार्ट ऑफ द आई। ठीक है, फिर इसके कॉर्निया ही ऐसा भाग है, इस बात को याद रखेंगे। एक बार एग्जाम में पूछा गया है, किसी वनडे एग्जाम में, कि सबसे पहले लाइट कहाँ एंटर करती है। तो कॉर्निया जो है यहाँ पर सबसे पहले लाइट एंटर करती है, सबसे पहले लाइट एंटर करती है। चिंता नहीं करिए, आपको सारा ये कुछ पीडीएफ के फॉर्म में मैं टेलीग्राम पे दे दूंगी, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। बस आप सुनते रहिए और 2x पर देखते रहिए। 2x पर नहीं देखना है, 1x पर देखना है, जिस भी x पर देखना है, पर आप देखते रहिए। ठीक है, चलिए कॉर्निया का काम हो गया कि ये लाइट को, सबसे पहले लाइट क्या है, इस पे आकर टकराती है। ठीक है, रेज ऑफ लाइट एंटर दिस लेयर, सबसे पहले आती है। और फिर क्या है, यहाँ पर लाइट आने के बाद, यहाँ से लाइट आई मान लीजिए, वी कहाँ जाएगी, आपकी लेंस तक जाएगी। ठीक है, चलिए अगले अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, प्यूपिल। अब प्यूपिल का काम क्या है, ये हमारा रहा प्यूपिल। तो प्यूपिल का काम क्या रहेगा, ये जो लाइट आपकी कॉर्निया तक आई, ये लाइट प्यूपिल के द्वारा अंदर लेंस तक जाती है। ठीक है, और ये क्या करती, लेंस तक जाएगी और फोकस करेगी कहाँ पर, रेटिना पे। तो प्यूपिल का काम क्या हो गया कि ये अलाउ करता है लाइट को अंदर अंदर आने के लिए। जो लाइट हमारी कॉर्निया पे पड़ी थी, फिर प्यूपिल इसको हैंड ओवर कर लेगा, नहीं लाओ भैया हमें दे दो। तो प्यूपिल कहेगा लाओ भैया हम ले लें, और हम लाइट क्या है लेंस तक पहुंचाएंगे, और आगे क्या है रेटिना तक भी लेकर जाएंगे। तो ये क्या कर रहा है, लाइट को ले रहा है और आपका रेटिना तक लेकर जा रहा है, लाइट को रेटिना तक लेकर जा रहा है। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं लेंस की। तो लेंस क्या है, लेंस आपका बाय कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये बात आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका लेंस, आई लेंस क्या होता है, ये आपका बाय कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक, और लेंस क्या है, ये एक तरह से, आप अगर मैं सब रब कर दूं तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आपको ये अब दिख रहा होगा हिस्सा लेंस का। ठीक है, तो ये आपका लेंस कैसा है, ये आपका लेंस है बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, ये यहाँ से मसल्स के द्वारा जुड़ा होता है, इसमें कुछ मसल्स होती हैं, और ये क्या है, ये मसल्स के द्वारा यहाँ पे जुड़ा होता है। तो इन मसल्स को क्या बोलते हैं, ये आपकी सिलियरी मसल्स इनको बोला जाता है। तो ये सिलियरी 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 मसल्स, सिलियरी मसल्स के द्वारा ये जुड़ा होता है। और ये क्या कर रहा है, ये लाइट को अपने अंदर ले रहा है और रेटिना तक पहुंचा रहा है। ठीक है, सबसे पहले लाइट कहाँ आई, आपकी कॉर्निया पे आई, कॉर्निया से कहाँ आई, प्यूपिल पे आई, प्यूपिल से कहाँ आई, लेंस पे आई। तो CPL, CPL पहले सी कॉर्निया, फिर प्यूपिल, और फिर लेंस तक लाइट पहुंच गई। फिर लाइट कहाँ चलेगी, आर पर। तो CPLR, CPLR ये लाइट का आपका जाने का एक क्या है, मतलब पहले लाइट सी पे आई, फिर पी पे आई, फिर एल पे आई, फिर आर पे आई। ठीक, चलिए समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, रेटिना।
फिर से रब कर दो सब चीजें। रेटिना, ये हमारा है भाग किसका, रेटिना का। तो ये रेटिना का काम क्या काम होगा, ये आपका इनर मोस्ट लेयर होता है। सबसे पहले बात हो जाती है, सबसे अंदर बात है, तो इनर मोस्ट पार्ट ऑफ आई है, इनर मोस्ट आई पार्ट है ये, ठीक है, अंदरूनी भाग है ये रेटिना। फिर ये आपके सेंसिटिव होते हैं कुछ सेल्स से। तो रेटिना पे आपके कुछ सेल्स पाए जाते हैं, और ये सेल्स आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है रॉड सेल्स और एक होता है कोन सेल्स। रॉड सेल्स जो होता है वो सेंसिटिव होता है किसका, डिम लाइट के। कोन सेल्स होता है सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, ठीक है। मैंने कैसे याद किया था, आर डी शर्मा बुक चलती है 10th स्टैंडर्ड में। तो आर डी से मैंने याद किया, मुझे आज तक नहीं भूला कि आर रॉड सेल्स आर सेंसिटिव डिम लाइट। जैसे ही आप बहुत घने अंधेरे वाले जगह पर एंटर करते हैं रूम में, तो आपके रॉड सेल्स एक्टिव हो जाते हैं और आपको देखने में, उस अंधेरे में आपको रोशनी खोजने में मदद करते हैं। जैसे ही आप एकदम से प्रकाश में आ जाते हैं, तो आपके कौन सेल्स एक्टिव हो जाते हैं और अपना क्या है, आइस के साइज को, प्यूपिल के इस सब के साइज को कंट्रोल करते हैं, और आइस को क्या करते हैं, एकदम से आपको रोशनी, वो आपकी आंखों को खराब ना कर दे, तो इस कैसे बचाते हैं, ब्राइट सेल्स आपके बचाते हैं, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब क्या करते हैं कि जो इमेज है, दूसरा पॉइंट, ये तो लेंस की बात हो गई। तो जो आपकी इमेज है, जो आपका प्रतिबिंब है, ये आपकी इमेज कहाँ बनेगी, ये इमेज बनती है रेटिना के ऊपर, ठीक। ये सब पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं। अब इसके बाद रेटिना के पास ही कुछ नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये नर्व सेल्स जो होते हैं, ये आपके जो मैसेज है, जो आपने देखा, आपने क्या देखा, तो ये मैसेज कहाँ तक, ऑप्टिक नर्व के द्वारा ये आपका मैसेज कहाँ जाता है, ब्रेन तक चला जाता है। तो ऑप्टिक नर्व के लिए अगर मैं फिर से रब करके मैं बताऊं, तो रेटिना के बाद आता है आपका ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व क्या है, ये पोस्टीरियर सबसे पीछे भाग में प्रेजेंट होता है आपके आईज को। और ये क्या करते हैं, इनके पास नर्व इम्पल्स होता है, और नर्व इम्पल्स ये क्या करेंगे, डायरेक्ट जाकर ब्रेन को बताएंगे, सिग्नल देंगे कि हमने क्या देखा, उसको तुम क्या समझोगे, क्या परसीव करोगे, और उसके हिसाब से क्या डिसीजन लोगे, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारी, अब यहाँ पे कुछ ह्यूमर्स, कुछ पानी प्रेजेंट होता है। जैसे ये विट्रस बॉडी है, मतलब ये कुछ तरीले पदार्थ है, इसमें तरल पदार्थ है जो प्रेजेंट है। तो आपका बाहरी इस हिस्से में क्या प्रेजेंट हो जाएगा, एक्वस ह्यूमर। तो दो भाग में ये बटा हुआ है, इधर वाला आपका एक्वस ह्यूमर और इधर वाला आपका विट्रस ह्यूमर, ठीक है। तो एक्वस ह्यूमर क्या है, ये दोनों वाटरी पार्ट है, ये बिटवीन कहाँ होता है, कॉर्निया एंड लेंस। तो कॉर्निया क्या हो गया ये, और लेंस क्या हो गया ये। तो लेंस के और कॉर्निया के बीच में आपको एक्वस ह्यूमर देखने को मिलेगा, और लेंस और आपका रेटिना के बीच में आपको विट्रस ह्यूमर देखने को मिलेगा। इसका काम क्या होता है, ये नरिशमेंट देता है। इन दोनों का काम क्या है, ये नरिश करता है किसको, आपके आईज को अच्छे से खाना पीना देता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं कि और विट्रस ह्यूमर का काम, ये दोनों का काम तो नरिशमेंट का हो गया। फिर हो गया दूसरा काम विट्रस ह्यूमर का इंपॉर्टेंट, कि विट्रस ह्यूमर क्या करता है, आपको आईज की जो गोल शेप है, मतलब स्फेरिकल शेप है, इसको क्या है, मेंटेन करने में मदद करता है। ये इसका काम हो गया, ठीक है। इसमें पानी की मात्रा ज्यादा प्रेजेंट होती है। ये सब पॉइंट्स को आपको याद रखना है। आई थिंक आपके सारे पॉइंट्स आईज के कवर होते हैं। चलिए अब इसको हम देख लेते हैं। यही सारी चीजें मैंने क्या है यहाँ पर लिखी हुई है, आप एक बार पढ़ लेंगे, मैं हिंदी में एक बार इसको समझा देती हूँ हिंदी में। श्वेत पटल, तो श्वेत पटल क्या है, यह एक सफेद दिखाई देने वाला भाग है। यह घने संयोजी उत्तक से बना होता है और आंतरिक भागों की रक्षा करता है, ठीक है। फिर कंजंक्टिवा क्या है, यह श्वेत पटल को रेखाबद्ध करता है। यह हमारी आंखों को नम और साफ रखता है, और बलगम और आंसुओं को स्रावित करके चिकनाई प्रदान करता है। कंजंक्टिवा रह गया था हमारा। कंजंक्टिवा, इट्स एक मिनट, इट इट लाइन्स द स्क्लेरा, ये स्क्लेरा को लाइन करता है। इट कीप्स अवर, अच्छा हमारी जो आंखें जो मॉइस्ट होती है ना, पानी सा निकलता है आंखों में से, वो कारण क्या होता है, वो हमारे टीयर्स तो होते हैं, हर समय तो नहीं हम रोते रहते हैं, तो क्या फिर भी हमारी आंखें मॉइस्ट रहती हैं। तो वो मॉइस्चर कौन प्रोवाइड करता है, वो कंजंक्टिवा मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, जो कि ल्यूब्रिकेशन, एक तरह से गीला गीला सा रखता है, जिससे कि आंखों में क्या है, म्यूकस और टीयर्स का रिसाव जो है वो होता रहे, ठीक है। तो कंजंक्टिवा का भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको हिंदी में देख लेते हैं। कॉर्निया, फिर नेक्स्ट क्या पॉइंट है हमारा हिंदी का, कॉर्निया। तो कॉर्निया का क्या काम है, यह हमारी आंख का पारदर्शी अगला और अग्र भाग है, जो पुतली और परितारिका को ढकता है। प्रकाश की किरणें इस परत में प्रवेश करती हैं। इसका मुख्य कार्य लेंस के साथ साथ प्रकाश को अपवर्तित करना है।
ठीक। फिर आइरिस क्या है? यह आंख का रंगीन भाग है जो बाहरी रूप से दिखाई देता है। परितारिका का मुख्य कार्य प्रकाश स्रोत के अनुसार पुतली के व्यास को नियंत्रित करता है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं पुतली। यह परितारिका के केंद्र में स्थित छोटा छिद्र है। यह प्रकाश को प्रवेश करने और रेटिना पर ध्यान केंद्रित करने में की अनुमति देता है। ठीक, फिर लेंस कर लेते हैं। यह आंख का पारदर्शी उभयलिंगी लेंस है। लेंस समानुबंध द्वारा सीरियरी बॉडी से जुड़ा होता है। कॉर्निया के साथ लेंस प्रकाश को अपवर्तित करता है ताकि यह रेटिना पर केंद्रित हो सके। चलिए अगले क्वेश्चन की अगले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। अब बात कर लेते हैं रेटिना की। तो रेटिना क्या होता है? यह आंख की सबसे भीतरी परत है। यह प्रकाश के प्रति संवेदनशील है और कैमरे की फिल्म की तरह काम करता है। रेटिना पर दो प्रकार की प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं मौजूद होती हैं, आपकी रॉड सेल्स और कोन सेल्स। क्षण कोशिकाएं और शंकु कोशिकाएं। रेटिना में तंत्रिक कोशिकाएं होती हैं जो छवियों और ऑप्टिक तंत्रिक तक पहुंचाती हैं। ठीक, फिर सब मेन वही चीज जो मैंने बताई कि ऑप्टिक तंत्रिका क्या होती है, आंख के पिछले हिस्से में होती है। ऑप्टिक तंत्रिका धाराएं के लिए सभी तंत्रिका को रेटिना का मानसिक मतलब मेन क्या है इसका, मानसिक ब्रेन तक पहुंचाना। फिर जलीय हास्य क्या होता है और विट्रस ह्यूमर क्या होता है? यह कॉर्निया और लेंस के बीच मौजूद एक जलीय तरल पदार्थ है। यह आंखों को पोषण देता है और उसे फुलाए रखता है। ठीक, फिर यह लेंस और रेटिना के बीच में मौजूद पारदर्शी जलीय पदार्थ होता है। इसमें पानी 99% होता है। कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है। विट्रस ह्यूमर का मुख्य कार्य आंखों को रक्षा करना है, उसे गोलाकार आकार को बनाए रखने में मदद करना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाते हैं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमने देखा था कि आई डोनेशन में क्या करते हैं, कौन सा पार्ट को डोनेट किया जाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा कॉर्निया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12? विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या है आपका? ये है कोबैलेमिन। ठीक है, विटामिन B12 को कोबैलेमिन बोलते हैं। अब इसमें आपका काम क्या है, सारे विटामिन के, ये प्रीवियस क्वेश्चन ही है, तो सारे विटामिन के आप केमिकल नेम को अच्छे से करेंगे। चलिए आइए कुछ और बातें इनके बारे में जान लेते हैं। तो कुछ कुछ क्या बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मैंने पूरा चार्ट आपके लिए बना के रखा है यहाँ पर, जिससे कि आपका सारा विटामिन एक तरफ तैयार हो जाए। तो दो तरह के विटामिन होते हैं। पहली बात तो विटामिन का काम क्या होता है, तो ये एक तरह से क्या है, हमारे बॉडी के जितने भी इम्यून सिस्टम है उसको क्या है, उसको हेल्प करता है इम्यून सिस्टम को इम्यूनिटी बनाने में। और विटामिन दो तरीके के होते हैं। विटामिन कम मात्रा में पाए जाते हैं पर क्या है, बहुत ही काम ज्यादा करते हैं। तो फैट सॉल्युबल आपके और वसा घुलनशील, और आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। तो फैट सॉल्युबल मतलब जो वसा में घुलनशील होते हैं, ये ADE के, आपको इसको याद रखना है, KEDA से कीड़ा से। फिर आपके जो वाटर सॉल्युबल होते हैं ये B और C होता है, और इसीलिए ये वाटर सॉल्युबल होने के कारण ये यूरिन के द्वारा पास आउट हो सकता है। तो ये क्या है, वाटर सॉल्युबल है, इसीलिए आपका ये पानी के थ्रू मतलब यूरिन के थ्रू ये बाहर निकल जाता है बॉडी से। अब बात कर लेते हैं जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, कीड़ा, ये आपके घुलनशील नहीं होते हैं पानी में। तो ये जैसे कि इनका जैसे नॉर्मल डाइजेशन आपका खाना का होता है, उसी तरीके से ये भी क्या है, ये डाइजेशन प्रक्रिया इन विटामिन के ऊपर लगती है। ठीक, अब बात कर लेते हैं, ये सब फालतू में लिखा हुआ है कि आप बस इतना आपको याद रखना है। हेमेटोपोइटिक क्या है, मतलब ये विटामिन क्या है, आपको ब्लड बनाने में हेल्प करते हैं। और एनर्जी रिलीजिंग विटामिन क्या हो गए कि ऐसे विटामिन जिनसे आपको खाकर एनर्जी मिलती है, वो क्या हो जाएंगे आपके थायमीन। देखिए विटामिन B1 का क्या नाम है, थायमीन। विटामिन B2 का क्या नाम है, राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का नाम है नाइसिन। साइनोकोबालामिन, विटामिन B12, फोलिक एसिड B9, ये सब याद। विटामिन C को क्या बोलते हैं, इसको आपको एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, विटामिन डी जो होता है आपका, ये हार्मोन विटामिन है, इस बात को याद रखेंगे। फिर विटामिन डी को आपको सनशाइन विटामिन बोलते। विटामिन ई आपका क्या हो जाएगा, ब्यूटी विटामिन है। विटामिन के आपको याद रखना है कि विटामिन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात ये हो जाएगी कि ये आपका ब्लड क्लॉटिंग के समय हेल्प करता है। तो ये ब्लड क्लॉटिंग आपका विटामिन हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें कुछ और तत्वों की इस्तेमाल होती है, जैसे कैल्शियम+2 आयंस का यूज होता है। ठीक है, विटामिन ए हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा आइस नाइट ब्लाइंडनेस के लिए होता है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है विटामिन के बारे में, जो आपको जानना जरूरी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ और मैंने बातें यहाँ पे लिखी हैं। विटामिन बी आर को एंजाइम्स बिकॉज दे बाइंड टू एंजाइम टू कैटलाइज अ स्पेसिफिक रिएक्शन। अब विटामिन बी को, ये एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप TGT लेवल मतलब 6 to 8 का लेवल का पेपर दे रहे हैं, कि विटामिन
किस तरीके से अटैच होते हैं, विटामिन का क्या काम होता है, तो ये आप एक बार इस पैराग्राफ को जरूर पढ़ लीजिएगा, एक बार निगाह जरूर डाल दीजिएगा, मैं तो आपको एक्सप्लेन कर ही दे रही हूँ। विटामिन बी एक तरह की कोएंजाइम्स होती हैं, ठीक है। विटामिन बी क्या है, अगर आपसे पूछा जाए विटामिन बी कैटलिस्ट, विटामिन डी कोएंजाइम, विटामिन डी क्या है, आप इस तरह से आपको ऑप्शंस दे दें, जैसे क्या ऑप्शंस दे देंगे विटामिन बी, तो विटामिन डी ऑप्शन 1 क्या है, इज अ, आपको देते हैं कोएंजाइम, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देते हैं आपको कैटलिस्ट, ठीक। कुछ और मतलब ऐसे कुछ और 4 ऑप्शन दे दें, तो आपको क्या लगाना है, विटामिन बी क्या है, कोएंजाइम, विटामिन बी एक कोएंजाइम है, क्यों, क्योंकि दे बाइंड टू एंजाइम टू कैटलाइज अ स्पेसिफिक रिएक्शन। ये विटामिन बी क्या है, कोएंजाइम है, ये बाइंड करता है किसके साथ, ये किसी एक एंजाइम के साथ ये बाइंड करता है जिससे कि एक स्पेसिफिक रिएक्शन बन पाए। विटामिन बी प्लेज अ रोल इन एनर्जी मेटाबॉलिज्म, दे आर रिक्वायर्ड एज अ फंक्शनल पार्ट ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन एनर्जी रिलीज एंड स्टोरेज, ठीक। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। आप देख सकते हैं ये एंजाइम है, ये एंजाइम इनएक्टिव है, मतलब आप बात को समझिए कि कोई भी एंजाइम अगर बॉडी में है, स्पेसिफिक एंजाइम की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि सब एंजाइम, तो वो एंजाइम क्या है, इनएक्टिव है। पर वो एक्टिव कब होगी, जब इससे जाकर ये को एंजाइम जुड़ेगी। ये क्या है, आप यहाँ ध्यान से देखिए इस डायग्राम को, ये एंजाइम क्या है, इनएक्टिव है। इनएक्टिव है, जब ये को एंजाइम जाकर इससे अटैच हो जाएगी, ये को एंजाइम जाकर इससे जुड़ गई, तो जुड़ने के बाद क्या हो गया, ये कोएंजाइम एक्टिवेट हो गई। अब ये एक्टिवेट होने के बाद ये अपना अब कार्य चालू करेगी, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिड बेस इंडिकेटर। देखो एसिड बेस से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, तो एसिड बेस चैप्टर को अच्छे से कर लेना, मैं भी यहाँ पर कराती रहूंगी अपने 7 सेशंस में। और एनसीईआरटी की जो मैंने समरी डाली है उसमें भी मैंने काफी हद तक कवर कराए हैं, काफी हद तक क्या पूरा ही कवर कराया है एनसीईआरटी से रिलेटेड, तो उसको भी जरूर देख लेना। आइए और इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम काफी एसिड और बेस को कवर करेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिड बेस इंडिकेटर। एसिड बेस इंडिकेटर कौन सा है, तो आपका क्या हो जाएगा, वेनेगर। देखो वेनेगर क्या एसिड बेस इंडिकेटर है, तो इंडिकेटर क्या होता है, एक तरह का सूचक होता है, और ये सूचक का काम क्या होता है, ये बताना कि कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी आपके पास जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या वो आपका बेसिक है, मतलब वो सॉल्यूशन आपका अम्लीय है या आपका वो सॉल्यूशन क्षारीय है। तो ये कैसे पता लग सकता है, ऐसा तो मान लो मेरे पास क्या है, एक ये मेरे पास एक मग है, और इस मग में क्या प्रेजेंट है, इस मग में क्या है, मेरी किसी से झगड़ा है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसमें डाल दिया H2SO4, ठीक है। अब ये H2SO4 डाल दिया, और मैंने एक मेरा कोई दोस्त है, मैंने उससे कहा मुझे मेरा झगड़ा है उससे, तो मैंने कहा ऐसा कर भाई जरा पी के बता ये इसमें क्या मैंने नींबू का रस डाला है क्या, क्या क्या नींबू का रस है क्या, एसिड, नींबू भी एसिड होता है ना, तो क्या मैंने नींबू का रस डाला है, तो अब जैसे ही ये पी लेगा तो ये तो भाई स्वाहा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि डायरेक्टली हम कोई भी एसिड या बेस को टच करके खा कर नहीं बता सकते कि ये एसिड है कि बेस है। क्यों, क्योंकि अगर खा लेंगे, मान लो एक किंग ऑफ एसिड है या HCl है, तो ये क्या करेगा, ये आपको हार्म करेगा। तो इसलिए कुछ इंडिकेटर्स बनाए गए, इसको सूचक बनाए गए, जिनके इस्तेमाल से आप ये जान सकते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन ये एसिड है कि बेस है, और वो कौन सा एसिड है, ठीक है। तो ये सूचक की आवश्यकता हुई। तो अब क्या आपका ये वेनेगर एक सूचक है, तो वेनेगर एक सूचक नहीं है, बल्कि क्या है, वेनेगर खुद एक एसिड है, ठीक है। फिर आपका बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या है, ये आपका एक बेस है, ये आपका क्या है, बेस है, क्षार है। तो और टर्मरिक, टर्मरिक आपका क्या है, ये आपका एक एसिड बेस इंडिकेटर है, मतलब ये आपका एक सूचक है। अब देख लेते हैं टर्मरिक के बारे में। तो टर्मरिक क्या है आपका, मान लो मेरे पास एक ये कपड़ा है, ठीक है, इस कपड़े पे क्या लग गया, पीला पीला हल्दी का दाग लग गया। जैसे ही इस कपड़े को मैं क्या करूंगी, आप इसके ऊपर मैं क्या डालूंगी, सर्फ डालूंगी, ठीक है। जैसे ही मैंने सर्फ डाला इस पे भुरका, और मैंने इस पे क्या डाल दिया, इसमें पानी डाल दिया, ये जो आपका जो येलो कलर का स्टेन है, ये येलो कलर का स्टेन तुरंत क्या कन्वर्ट हो जाएगा, रेड कलर में। जैसे ही ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये समझ में आ जाएगा कि ये आपका क्या है, बेस है। तो ये एसिड बेस इंडिकेटर में टर्मरिक बहुत मदद करता है आपको बताने में कि ये कोई भी चीज जो उस पर डली है वो एसिड है कि बेस है। तो ये बता देगा कि जो सर्फ का पाउडर है वो क्या है, वो बेस है, ठीक है। आप करके देख सकते हैं घर में, और ये रेड रेड सा हो जाता है हल्दी के दाग के ऊपर। तो ये क्या है, टर्मरिक आपका एसिड बेस इंडिकेटर है। आइए और एसिड बेस इंडिकेटर्स को जान लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहली बात है, acid base indicators are made from natural materials like turmeric, curcumin, yellow pigment from found in turmeric,
ये कौन सा होता है, करक्यूमिन इसमें प्रेजेंट होता है। चेंजेस द कलर ऑफ द हर्ब डिपेंडिंग ऑन हाउ इट रिएक्ट्स विद, बेकार है, ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर जो है टर्मरिक इज यूज। अब इन न्यूट्रल एंड एसिडिक सॉल्यूशन इट इज येलो। और जैसे ही सॉल्यूशन बेसिक होता है, जैसे मतलब अगर कोई सॉल्यूशन आपका कैसा है, एसिड सॉल्यूशन है, तो आपका येलो कलर की हल्दी क्या रहेगी, येलो कलर में ही रहेगी। पर जैसे ही आपका बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा तो ये येलो कलर की हल्दी क्या है, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए, अब ये टेबल का चार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे आप लगा लीजिए और इसको आप ना स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और एक दो बार देखिएगा तो आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे एग्जाम में रेड कैबेज का आता है, ठीक है, टर्मरिक का आता है, फिनोप्थिलिन का आता है, ब्रोमोथाइल ब्लू आता है, ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे आपका, अगर मैं कैबेज की बात करूं तो अगर कलर इन एसिड, अगर एसिड है तो रेड पिंक डार्क सा रहेगा, और न्यूट्रल है तो पर्पल रहेगा, और बेस रहेगा तो आपका ग्रीनिश कलर रहेगा। फिर टर्मरिक का येलो येलो रेड हो गया। फिर फिनोप्थिलिन बहुत पूछते हैं, तो फिनोप्थिलिन क्या होगा, अगर कोई भी सॉल्यूशन एसिड है तो कलरलेस रहेगा, फिर आपका न्यूट्रल है तो भी कलरलेस रहेगा, पर जैसे ही अगर बेस है तो वो पिंकिश रेड कलर में कन्वर्ट हो जाए। एसिड बेस के के चैप्टर से हम और क्वेश्चंस करेंगे, जैसे प्रीवियस ईयर जो आए हैं उसके बेस पे, तो और चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, आप चिंता मत करिएगा, ठीक है। बस आप चैनल से जुड़े रहिए, आपकी चीजें क्लियर होती रहेंगी। चलिए, और एसिड और बेस चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है ना, मैं इसको अलग से भी पीपीटी बनाकर आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी अच्छे से, जिससे कि आपका क्वेश्चन एसिड बेस से गलत ना हो। तो कुछ चीजें अब मैं अलग से सेशन लेकर आ रही हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिससे मैंने जो पूरा एनालाइज किया है पेपर, तो उससे मैं समझ में आया है कि किस किस चीजों से टॉपिक से क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं। तो उन टॉपिक्स को मैं आपको अलग से एक्सप्लेन कर दूंगी। ये हमारी जो क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, तो चली रही है, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपको मदद मिलेगी इस चैनल से। हम बात कर लेते हैं, when the soil is too basic, plants do not grow in it. To improve the quality, what must be added to the soil? जब मिट्टी अत्यधिक क्षारीय होती है तो उसमें पौधे नहीं उगते। गुणवत्ता के सुधार के लिए मिट्टी में क्या मिलाया जाना चाहिए? तो देखिए क्या होता है, जब कभी कभी क्या है, सॉइल अगर हमारी, मान लीजिए मेरे पास ये एक एरिया है जो क्या है, लैंड है, जिसमें बहुत सारे क्या है, पौधे उग रहे हैं, बहुत सारे पौधे उपजाऊ हैं और उग रहे हैं, ये मिट्टी क्या है, उपजाऊ है। पर यहाँ पर पास में क्या है, एक फैक्ट्री है। अब इस फैक्ट्री के पास होने की वजह से क्या हो जाएगा, इसके जो रिसाव, यहाँ से जो उसका वेस्ट मटेरियल है, मान लीजिए वो यहाँ से रिलीज हुआ, तो रिलीज होने की वजह से ये वेस्ट मटेरियल कुछ जमीन में आ गया, तो जमीन में आने की वजह से अब ये मिट्टी कैसी हो गई, ये मिट्टी एसिडिक हो गई। तो अब जैसे ही मिट्टी एसिडिक हो जाएगी, या मान लीजिए मिट्टी बेसिक हो गई, तो इसको क्या है, न्यूट्रल बनाना रहेगा, जिससे कि ये पेड़ का जो इसमें पौधे उग रहे हैं उनमें कोई हार्म ना हो। तो इस सिचुएशन में क्या करा जाता है, तो जब पहली सिचुएशन, कि जब ऐसी कंडीशन हो, जब कैसी हो, जब सॉइल आपकी टू बेसिक, बहुत ज्यादा आपकी क्षारीय हो गई, बहुत ज्यादा बेसिक हो गई, इसमें एल्कनिटी आ गई, तब उस सिचुएशन में क्या करेंगे, आप ऑर्गेनिक मैटर उसमें ऐड करेंगे, कार्बनिक पदार्थ आप उसमें ऐड करेंगे सॉइल में, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, तो ये एक तरह से क्या है, एक तरह से आपको न्यूट्रलाइजेशन ऑफ रिएक्शन की तरफ ये क्वेश्चन आपको लेकर जा रहा है। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ रिएक्शन मतलब आपकी एक रिएक्शन है, उसका उदासीकरण, कि एसिड और बेस की जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है प्लस वाटर बनता है। जैसे मैं बात करूं, एसिड आपका HCl है और बेस आपका NaOH है, तो इसकी रिएक्शन जब मैं कराऊंगी तो आपका क्या बन जाएगा, आपका सॉल्ट बनेगा NaCl और प्लस आपका वाटर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो यही चीज करी जाती है जब हमारी सॉइल, जो मृदा है, वो आपकी क्षारीय हो जाएगी, तो उसमें कुछ एसिड वाली चीजें डाली जाएंगी, और कोई अगर आपकी जो मृदा है वो आपकी कैसी है, वो आपकी अम्लीय है, तो उसमें क्षार की चीजें डाली जाएंगी। जैसे आप बात करें तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द सॉइल इज मेजर्ड बाय पीएच। आपको ये कैसे देखो, सॉइल में कितना एसिड है ये कैसे पता लगेगा, उसमें कितने H+ आयंस प्रेजेंट है, ठीक है, और कितनी बेसिक है तो वो कैसे पता लगेगा, उसमें कितने OH- आयंस प्रेजेंट है, ठीक। अब plant grow in a neutral basic or acidic solution, but when the pH of the soil disturbed, it affects the absorbing capability of the nutrients. Quicklime and calamine is alkaline. अब quicklime देखो, दो तीन चीजें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। पहले मैं रब कर दूं, फिर मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ, और आपका हो गया क्या, क्विकलाइम, क्विकलाइम, और आपका कैलामाइन,
ये 3 चीजों का वर्ड्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर हम कब डालते हैं, जब हमारी सॉइल कैसी हो गई, सॉइल हमारी हो गई बेसिक, ठीक है। अब जब सॉइल हमारी क्या हो जाएगी, एसिडिक, जब सॉइल एसिडिक हो जाएगी तो हमको क्या डालना है, क्विक लाइम और कैलामाइन डालना है। क्यों क्यों क्योंकि ये क्विक लाइम और कैलामाइन क्या है, एक तो ये हमारे अल्कलाइन है, ये हमारे बेसिस हैं, ठीक है। तो ये हमारे बेसिस हैं, इसलिए हमने इसको एसिड में डाल दिया, ठीक है। मिट्टी में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पीएच द्वारा मापी जाती है और यह मिट्टी की अम्लता और क्षारीयता निर्धारित करते हैं। पौधा तटस्थ क्षारीय या अम्लीय मिट्टी पे उग सकता है, लेकिन जब मिट्टी का पीएच गड़बड़ा जाता है तो पोषक तत्वों को अवशोषित न करने की क्षमता को प्रभावित करता है। बिना बुझा हुआ चूना और कैलामाइन क्षारीय होते हैं, इसीलिए इनको क्या करते हैं, इनको एसिडिक सॉइल जब हो जाती है तब डालते हैं, ठीक है। तो इस सब पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। ये सेशंस लंबे हो जा रहे होंगे पर आपको बहुत इंफॉर्मेशन दे के जा रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा सोचती ऐसा हूं कि आप तक चीजें अच्छे से पहुंच जाएं। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ना बहुत बार बीपीएससी ने अपने जो वेरियस एग्जाम्स कंडक्ट करा है अपार्ट फ्रॉम टीचिंग एग्जाम्स, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले ना आओ इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। चलो देखो ये देख लो इधर एब्सोल्यूट जीरो वाला स्केल, और ना इसको एक दो बार देख लेना, इसको एक दो बार देख लेना, और देखने से क्या हो जाएगा ना, आपको देखने से ये समझ में आ जाएगा कि अगली बार कोई क्वेश्चन को चेंज करके पूछते हैं तो आप इसका उत्तर दे पाएंगे। जैसे कि ऑब्सोल्यूट जीरो में आपको केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल को देखना है। अब देखो वाटर बॉईल करता है का, अब हम केल्विन की बात करें, सबसे पहले तो सेल्सियस को देख लेते हैं कि सेल्सियस क्या है ना, हमने ज्यादातर सुना होता है। सेल्सियस में पानी उबलता कितने पे है, 100 डिग्री पे है। पानी बर्फ कब बन जाता है, 0 डिग्री पे, ठीक है। पर इसको ऑब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, इस बात को याद रखेंगे, याद कर लो, आप एक दो बार देख लो। -273.15 डिग्रीज इसका ऑब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं केल्विन की। केल्विन में वाटर बॉयल कितने पे होता है, 373 पे, और वाटर फ्रीज कितने पे होता है, 273 पे, ठीक है। अब ऑब्सोल्यूट जीरो क्या हो जाएगा केल्विन का, आपका 0 डिग्री, ठीक। अब बात कर लेते हैं फ़ारेनहाइट स्केल की। तो फ़ारेनहाइट स्केल पे देखो, इसको एक दो बार देखोगे तो याद हो जाएगा, पर देख जरूर लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको मैं रब कर दूंगी, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ये देखो वाटर बॉयल किस फ़ारेनहाइट पे क्या है, 2.2 डिग्री पे कर रहा है, ठीक है। वाटर फ्रीज कितने पे कर रहा है, 32 पे कर रहा है, और इसका ऑब्सोल्यूट जीरो कितना हो जाएगा, -459.67 डिग्रीज इसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो जाएगा, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब क्या पूछा है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है ना इस स्लाइड से कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट जीरो ऑन फ़ारेनहाइट स्केल, तो अब क्या हो जाएगा, -4.59.4 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस स्लाइड को जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक सेकेंड वेट कर लेती हूँ। ले लिया होगा शायद ना स्क्रीनशॉट, नहीं तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप टेलीग्राम चैनल से ऑनलाइन पढ़ाई के जुड़ जाइए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि रिलेशनशिप बताता है किसका, आपको सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में ये रिलेशन आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपको रिलेशन याद रखना है, ये वाला रिलेशन और आपको ये वाला रिलेशन, ये दो रिलेशन आपको याद हो गए ना, तो आपके सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको केल्विन में सी की वैल्यू गिवन है, कोई वैल्यू, ठीक है, और इसमें एफ पूछ रहा है कि फ़ारेनहाइट क्या होगा, सेल्सियस दिया है, तो आप ये फॉर्मूला लगा देंगे। आपको मान लीजिए केल्विन दिया है, ठीक है, केल्विन दिया है, और आपको केल्विन दिया है, गिवन है क्वेश्चन में, और आपसे क्या है, आपसे फ़ारेनहाइट का पूछ रहा है, तो आप केल्विन दिया है तो पहले आप इस फॉर्मूले में लगा के सेल्सियस निकाल लेंगे, सेल्सियस जैसे ही निकलेगा फिर आप यहाँ लगा के फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकाल देंगे। तो ये एक फॉर्मूला होता है, C/5 इज इक्वल्स टू F-32/9 इज इक्वल्स टू K-273/5। इस रिलेशन को भी आप याद कर लीजिएगा, जरूर से याद कर लीजिएगा, मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन का तो कोई भरोसा नहीं है, पैटर्न चेंज कर सकते हैं, क्वेश्चन भी थोड़ा चेंज कर सकते हैं ना, क्योंकि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस से तो क्वेश्चन एब्सोल्यूट जीरो वाला पूछ चुके हैं, तो आप हो सकता है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले, और न्यूमेरिकल्स तो आ ही रहे हैं आपके एग्जाम्स में, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ अ वेव आर लाइट वेव्स, आपकी प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं, तो क्या ये ट्रांसवर्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, कि किस तरीके की होती हैं, आइए इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले लाइट वेव्स जो हैं आपकी,
लाइट वेव इज अ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट कैन बी सीन बाय ह्यूमंस। प्रकाश एक अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसे मनुष्य द्वारा देखा जा सकता है। अब आप देख सकते हैं कि ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है, और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो ट्रांसवर्स वेव कैसी है आपकी, इस तरीके से चल रही, कैसे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आपकी कैसे चलती हैं, ऐसे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, ठीक है। जैसे आपका स्नेल चलता है ना, आपने स्नेल को चलते हुए देखा होगा, तो कैसे चलता है, आगे चलता है तो पिछला भाग ऐसे दिखता है आपको चलता हुआ, तो वो क्या है, ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, और ये क्या है, आपकी ट्रांसवर्स वेव्स है। तो लाइट वेव आपकी किस तरह की वेव होती है, लाइट ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, जिसको आप आंखों के द्वारा देख सकते हैं। तो आपके क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, विच टाइप ऑफ अ वेव आर लाइट वेव्स। तो ट्रांसवर्स भी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी होती है, मतलब अनुप्रस्थ भी है और विद्युत चुंबकीय भी है, तो मोर देन वन ऑफ द अबव इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगली स्लाइड है, हाँ अच्छा, मैंने और भी इसमें एक्सप्लेन किया है इसका मतलब। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स, आपकी दो तरह की मैकेनिकल वेव्स होती हैं। यांत्रिक तरंगे दो तरह की होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। इस प्रकार की तरंग में कणों की गति ऊर्जा की गति के समानांतर होती है, अर्थात माध्यम का विस्थापन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में तरंग चलती है। उदाहरण कहाँ देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम्पल्स वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए। साउंड वेव हो गया, प्रेशर वेव्स हो गया। फिर आपका ट्रांसवर्स में लाइट इज एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। व्हेन द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज एट राइट एंगल और परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ एनर्जी, देन दिस टाइप ऑफ वेव इज नोन एज ट्रांसवर्स वेव। हमने देखा भी पिछला, ठीक है। तो अनुप्रस्थ, जब कणों की गति ऊर्जा की गति के समकोण और या लंबवत होती है, तो इस प्रकार की तरंग को अनुप्रस्थ तरंग के रूप में जाना जाता है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगली स्लाइड है, अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो ये भी समझ लीजिए। तो ये सब वेव्स, अच्छा है ना, आपकी एक तरफ से सारी वेव्स भी आपकी तैयार हो गई, आपकी एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चंस प्रिपेयर हो गए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय तरंग, तो विद्युत चुंबकीय तरंग में ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स है, माइक्रोवेव और एक्सरेज इसमें ही आते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर क्रिएटेड बाय फ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। द लाइट यू सी, द कलर अराउंड यू आर विजिबल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. One interesting property here is that unlike mechanical waves, electromagnetic waves do not need a medium to travel. All electromagnetic waves travel through a vacuum at a speed of इतना, ठीक है, लगभग लाइट की स्पीड से। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, वैक्यूम में ट्रैवल कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विद्युत चुंबकीय तरंगे विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के संलग्न से निर्मित होती है। आप जो प्रकाश देखते हैं संलयन से निर्मित होती है। आप जो प्रकाश देखते हैं उसके आपके आसपास के रंग विद्युत चुंबकीय तरंगों के कारण दिखाई देते हैं, ठीक है ना। हमको जो रंग दिख रहे हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा दिखाई दे रहे हैं। यहाँ एक दिलचस्प संपत्ति यह है कि यांत्रिक तरंगों के विपरीत विद्युत चुंबकीय तरंगों को यात्रा करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात में समान गति से चलती हैं। तो ये सब आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एग्जांपल हो गए माइक्रोवेव और एक्स रेज, ठीक। चलिए अब इसके डिफरेंस भी देख लेते हैं, और ये शायद मेरा आज का लास्ट स्लाइड है। और कैसा लगा आपको ये लेक्चर जरूर बताइएगा, पर उससे पहले इन जो डिफरेंस है इसको देख लेते हैं मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। तो मैकेनिकल वेव्स आर सच वेव्स दैट नीड अ मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। तो जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं इनको मीडियम की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो आपकी साउंड वेव कैसी है, मैकेनिकल वेव है। वाटर वेव्स, सिस्मिक वेव्स, ये सब कैसी है, मैकेनिकल वेव्स है। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, यूवी वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जो कि निर्वात में आपके वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं, ठीक है। फिर मैकेनिकल वेव्स आर प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटरी मोशन इन रिस्पेक्टिव मीडियम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस बाय चेंजिंग द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब इनको क्या है, कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, पर इनको क्या है, मीडियम की आवश्यकता होती है। मैकेनिकल वेव्स कंसिस्ट ऑफ ट्रांसवर्स। अब मैकेनिकल वेव्स दो वेव्स की बनी होती हैं, इसमें ट्रांसवर्स वेव्स भी आती हैं और आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी आती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ओनली कंप्राइज्ड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसकी बनी होती हैं, ये सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स की बनी होती है। ये सब पॉइंट्स याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम एट अ स्पीड ऑफ, ये आपकी स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ meter per second. All electromagnetic waves can travel through a transparent medium at a different speed depending upon the refractive index. All mechanical waves travel through the media at a different speed depending upon the physical properties of the respective medium.
ठीक है, तो ये डिफरेंस है। इसमें मेन डिफरेंस आपको क्या याद रखना है कि मैकेनिकल वेव्स आपकी के एग्जांपल्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, मैकेनिकल वेव्स आपकी लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिर्फ ट्रांसवर्स होती है, आपको इसके एग्जांपल्स याद रखने हैं। ये वैक्यूम में भी इनको कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, इनको मीडियम की आवश्यकता होती है। ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकते हैं। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखने हैं। आपको कैसा सेशन लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, और अपना स्कोर भी बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक रहे, आपको कैसा लग रहा है ये सेशन जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों तक भी इन सेशंस को पहुंचाइए। चैनल नया है पर कोशिश कर रहा है चीजों को आप तक अच्छे से पहुंचाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहिए, आपको रोज कुछ ना कुछ अच्छा मिलता रहेगा।